कल हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे। जी एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कल यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गया था टाइम होने के कारण, उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जी सेकंड ईयर में आपका लेसन नंबर 1 है क्वेश्चन। कल इसके बारे में बता दिए थे आपको। बेसिकली आपका इसको सिलेबस की तरफ हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सिलेबस है आपका, इसके लाभ और हानि के बारे में, एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है वो भी कल हम लोग देख चुके थे। बेसिक डेफिनेशन होता है इसका वो देख चुके थे, डायग्राम सब देख चुके थे। ठीक है। कब लगता है जब दो बॉडी कांटेक्ट में आती है, कांटेक्ट सरफेस में जब आती है तो मतलब फ्रिक्शन का इफेक्ट आता है। सब चीज़ें को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर दिए थे। फ्रिक्शन बेसिकली हमारा दो तरह का होता है, एक स्टैटिक एक गति। अभी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन ऐसा फ्रिक्शन किसी वस्तु को कोई बाहर जब हम कार्य करते हैं फिर भी वस्तु की गति नहीं कर रही होती है। ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह से कह सकते हैं कि वस्तु में टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन करने की। ठीक है। वस्तु मोशन में नहीं है, बस अभी उसकी टेंडेंसी है। वस्तु चाह रही है, वस्तु प्रयत्न कर रही है, हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन अभी वो स्थिर है। ठीक है। जिसमें टेंडेंसी होती है रिलेटिव मोशन की, वो आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण कहलाती है। जिसमें रिलेटिव मोशन रियली में होता है वह गति घर्षण कहलाता है। ठीक है। तो काइनेटिक मोशन गति। ठीक है। यह गति। ठीक है। तो लिखा था हमने, अब यदि बाह्य बल को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो वो गति करने लगती है, यानी गति स्टार्ट कर देती है। उस सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता है। ये इसमें क्या था, रिलेटिव मोशन आने का प्रयास कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था। ये सब दिक्कतें हम लोग समझते हैं। आधा हो गया। याद होगा। हमारे क्या कुछ लगाए थे ना। आवाज मत कीजिए आप लोग। जी सर। अब इस पे हम लोग कल डिस्कस किए थे, फिर एक बार देख ले रहे हैं। गतिज घर्षण हमारा दो तरह का होता है बेसिकली। एक होता है स्लाइडिंग घर्षण, जिसको फिसलन घर्षण बोलते हैं। बॉडी स्लाइड करती है, इस तरीके से चल के जाती है पूरा का पूरा सरफेस पे। ठीक है। पूरा एरिया कांटेक्ट होता है बॉडी का इसमें। और दूसरा होता है गतिज घर्षण का एग्जांपल, ये पार्ट रोलिंग घर्षण। रोलिंग मतलब क्या, कोई जो सर्कुलर चीज है वो जो उसको रोटेट करके जाती है तो वो रोल, उसको बोलते हैं रोल करके जा रही है। ठीक है। ये भी कल डिस्कस कर लिए थे हम लोग। ठीक है। घर्षण के नियम कल हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। और यहीं पे हमारा शायद स्लाइड हमारा खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया था। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर ले। ये क्या बोलता है, घर्षण के बेसिकली 4 नियम है। ये 4 नियम सभी के दिमाग में कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि इस पे जब हम प्रॉब्लम सेशन में जाएंगे, आज भी हमारा प्रॉब्लम सेशन नहीं होगा। ठीक है। आज हल्का हल्का प्रॉब्लम देखेंगे, अगर टाइम बचेगा तो एक आध प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। आपको देंगे, देखते हैं बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। कल हमारा बेसिकली जो कल का क्लास होगा वो प्योरली प्रॉब्लम होगा। ये 2 क्लास में जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कल से पूरा प्रॉब्लम लगाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है। नियम एक बार डिवाइड कर लें। नियम क्या बोल रहा है, घर्षण बल संपर्क सतहों के बीच लगने वाले अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपातिक होता है। मतलब घर्षण बल जो होता है, जो अभिलंब प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है। मतलब जो बॉडी पे ऊपर जो प्रतिक्रिया, हम जो सामान्य प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके अनुपातिक होता है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे वो बढ़ेगा, रिएक्शन बढ़ेगा, आपका घर्षण बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। आप जिस दिशा में वस्तु को गति कराना चाहते हो उसकी विपरीत दिशा में घर्षण का जो बल होगा वो कार्य करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। तीसरा नियम कहता है
घर्षण बल संपर्क सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। वेरी गुड। जो संपर्क आपका सतह है उसकी प्रकृति कैसी है, रफ है, ठीक है, कि हल्का सा उसका सरफेस थोड़ा सा रफ है, कि बहुत ज्यादा फिसलन है सरफेस पे, तो सरफेस की जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करता है। फिर है घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार से स्वतंत्र होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौथा नंबर इसको दिमाग में डाल दीजिए, इसी क्वेश्चन खूब पूछते हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है सोचने से कि बड़ा बॉडी होगी तो उसका एरिया अगर बड़ा होगा तो उस पर ज्यादा घर्षण बल लगेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। घर्षण बल जो है उस बॉडी के एरिया और उसका जो आकृति, किस तरह की आकृति है, उस पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये ये शायद कल छूट गया था, आज इसको हम लोग देखेंगे। घर्षण का गुणांक, ठीक है, घर्षण का गुणांक क्या है? तो यह अविलंब प्रतिक्रिया, जो ऊपर जो बॉडी फोर्स लगता है वो, ठीक है, और घर्षण बल, जो हमारा घर्षण बल लगता है अपोजिट डायरेक्शन उसका, उन दोनों के बीच का अनुपात है। ठीक है, उन दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो अब उसी को कहते हैं घर्षण का गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बोलते हैं। परिभाषा भी बहुत ही सिंपल आपकी अपनी भाषा में लिखी हुई है। यह अविलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल के बीच का अनुपात है। जब वस्तु संतुलित अवस्था से स्थानांतरित होने को तैयार होती है, ठीक है, इसे म्यू से दर्शाया जाता है, जिसे म्यू कहा जाता है। ठीक है, एक लेटर है ग्रीक शब्द का, इसको म्यूस भी कहते हैं। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले का बहुत यूज होगा जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या होता है सीमांत घर्षण बल? ठीक है, सीमांत घर्षण बल क्या होता है अभी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और अविलंब प्रतिक्रिया या वजन, अविलंब प्रतिक्रिया जो है या बॉडी का जो वेट है उसी बराबर अविलंब प्रतिक्रिया लगती है, वो दोनों में से कोई एक आप लिखिए, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण बल आपकी स्थैतिक घर्षण बल की अधिकतम सीमा होती है, अभी समझेंगे उसको। सीमांत घर्षण बल, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीमांत घर्षण बल, क्योंकि इससे ही यही वो सीमा होती है जिसके बाद स्थैतिक घर्षण जो होता है गतिज घर्षण में परिवर्तित होती है। तो इसको समझना काफी जरूरी है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। क्या है सीमांत घर्षण बल? स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, मतलब क्या है इसका अर्थात, क्या मतलब हुआ कि सीमांत घर्षण बल भी एक स्थैतिक घर्षण बल है, लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान, स्थैतिक घर्षण बल 0 से लेके एक अधिकतम सीमा तक होता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण जब आप बॉडी को उस पर रख दिए हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे कि अगर हम अभी ये ले एक सरफेस है ये, ठीक है, इस सरफेस पे हम ये इस मोबाइल को रखते हैं, ठीक है, और हम कोई फोर्स यहाँ से नहीं लगा रहे हैं, इस मोबाइल इधर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ये कोई ना सोचे कि सरफेस पर रखी है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इस समय उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। जब हम फोर्स लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ से 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन का अपोजिट करेगा। अगर हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो वो इस डायरेक्शन में अपोज करेगा। हम 2 न्यूटन किए तो वो भी 2 न्यूटन लगाएगा। हम 2.5 किए वो भी 2.5 लगाया। हम 2.6 किए, अब इसकी कैपेसिटी 2.5 तक की ही थी, ठीक है, तो इसमें 2.5 ही लगा पा रहा है। तो अब ये देखिए आप, ये मूवमेंट हो गया, ये मूवमेंट आपका हो गया, ये मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो ये होता है सीमांत घर्षण बल, कि जब हमने 2.5 लगाया या मैक्सिमम 2.5 लगा पाया, ये जो मैक्सिमम 2.5 है यही है सीमांत घर्षण बल। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 0 से लेके 2.5, 2.5 एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक केस ले रहे हैं, ये ज्यादा भी हो सकता है। मतलब क्या है कि जब तक वस्तु पे हम फोर्स लगाते जाएं और वस्तु आगे ना बढ़े, वह सीमा जब वस्तु उसको क्रॉस कर जाए, मतलब हम जो फोर्स लगा रहे हैं और जो अपोज कर रहा था उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाए, वह जो सीमा होती है इस सरफेस के लगाने की, वह कहलाती है सीमांत घर्षण। ठीक है, आई होप सब लोग को समझ में आ गया होगा सीमांत घर्षण बल। अभी देखेंगे फिर पूछेंगे अभी आपसे आगे। इसको थोड़ा सा वाच कीजिए, इसको हम बार बार अपने स्लाइड में इंटर कर रहे हैं, इसको ध्यान से वाच कीजिए। 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 2.5 हो रहा है, अगर 2.6 हो रहा है तो बॉडी मूव कर रही है। आपको एनिमेशन से दिखाने का मैंने प्रयास किया है, ध्यान से देखिए इसको। अपने स्क्रीन पे सभी लोग इस पर ध्यान दीजिए। ये जो बॉडी है जिसपे 1 न्यूटन, फिर 2 न्यूटन, फिर 2.5 न्यूटन, अब 2.6 लगा, देखिए मूव कर गई। ठीक है,
तो ये जो है इसको सब लोग ध्यान से बात कीजिए, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। अब देखिए मूव कर गए 6 पे, क्यों मूव कर गई? देखिए जब ऊपर में 2.6 हो रहा है, ध्यान दीजिए, पुश पे जब 2.6 लिख रहा है तो यहाँ पे 2.5 ही रह जा रहा है। इस कारण से 0.1 न्यूटन का क्या हो रहा है कि नेट फोर्स जनरेट हो रहा है। वो नेट फोर्स इसको यहाँ से यहाँ ले आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आ रही है बॉडी, ठीक है। तो यही है आपका सीमांत। सीमांत घर्षण बल क्या है? ये जब 2.5 पे आके रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये जो वैल्यू है यही कहलाता है सीमांत घर्षण बल, ठीक है। इसको हमने लिटरेचर में भी लिख दिया है, ठीक है। जब हम यहाँ पे शेयर करेंगे पीपीटी तो आप पढ़ लेंगे, जैसे हमने लिखा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब वस्तु को हमने 1 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल क्या था? वो भी 1 न्यूटन लगा, और वस्तु क्या है? अभी भी विराम अवस्था में ही है। फिर हमने 2 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल भी 2 न्यूटन लगा और वस्तु अभी भी विराम में ही है। फिर हमने 2.5 न्यूटन का बल लगाया तो घर्षण बल भी 2.5 न्यूटन लगा और अभी भी वस्तु क्या है? विराम में ही है। इस स्थिति को समझने का हम प्रयास करते हैं, जैसा अभी हमने आपको दिखाया आपको, कि आप उसका चिंतन कीजिए, देखिए उस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से। अब हमने थोड़ा सा बल बढ़ाकर 2.6 लगा दिया, लेकिन अभी भी बॉडी कितनी लगा पा रही थी? सिर्फ 2.5 ही लगा पा रही थी, ठीक है। अर्थात स्थैतिक घर्षण बल के खुद को समायोज करने की कुछ क्षमता होती है। इससे आपको समझ में आ रहा है कि पहले कितनी थी? पहले आपकी 1 थी, आपका पहले कितना हो रहा था? 1 न्यूटन लग रहा था। फिर हमने जैसे 2 किया, बॉडी भी 2 लगा दी। मतलब क्या है? 1 से 2 वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रही है। उसी को हमने लिखा है स्व समायोज्य, स्वयं अपने आप को योजित कर रही है। जितना आप लगा रहे हो उसके अपोजिट में वो लगा रही है। एक उच्च क्षमता होती है, ठीक है। ये आपको क्या होता है कि लिमिट पे जाके रुक जाती है। जिस लिमिट पे रुक जाती है, ठीक है, वही लिमिट जो है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक घर्षण का क्या कहलाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में सीमांत घर्षण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो आता है हमारा घर्षण का कोण, ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो वो देखते हैं क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन आपका जब वस्तु विराम अवस्था से गति में जाने को तैयार होती है। मतलब क्या है? जब विराम अवस्था से गति में जाने को तैयार हो रही है उस समय वस्तु के वजन के कारण, वस्तु का अपना क्या होता है? वेट होता है। वजन के कारण जो अविलंब प्रतिक्रिया, जिसमें भी वस्तु रखी हुई है उस सरफेस, उससे क्या लगा रहा है? अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगा रहा है, ऊपर की दिशा में लग रही है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? संपर्क सतह पे जो सीमांत घर्षण बल लगता है, जो संपर्क सतह है उस पर जो सीमांत घर्षण बल लग रहा है, उसको ब्रैकेट में लिखा है एफ एस मैक्स। इसका क्या मतलब होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। एफ एस का मतलब होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी स्थैतिक घर्षण। अब मैक्स का मतलब क्या होता है? अधिकतम, यानी स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा। इसको नोटेशन से भी मैंने लिखा है यहाँ पे, लग रहा है उसका परिणामी बल। परिणामी बल मतलब क्या? रिजल्टेंट फोर्स। एक आपका ये लग रहा है और एक आपका ये फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा है। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लें, ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, हम समझे कि दोनों फोर्स के बराबर एक इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हमने लिया है, यहाँ पे फैक्टर हमने सॉल्व किया, तो ये रिजल्टेंट फोर्स है। ये रिजल्टेंट और ये जो नॉर्मल रिएक्शन था, अविलंब प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच का जो कोण देख रहे हैं, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला जो कोण बन रहा है, ये कोण हमारा कहलाता है घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इस परिणामी बल आर एवं अविलंब प्रतिक्रिया एन के बीच के कोण को घर्षण कोण थीटा के नाम से जाना जाता है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ है? एफ एस मैक्स, ठीक है, अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। इसमें ट्रिकोनोमेट्रिकली रिलेशन आप लगाएंगे, आराम से ये सॉल्व कर लेंगे। कैसे? यहाँ पे हम करके दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, एक ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका ये ऐसे गया है, ये भी एक आपका क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। और यहाँ से हम मान लीजिए कि इसको, इस दोनों पॉइंट को हम ऐसे जोड़ दें, ठीक है। अब ये आपका ट्रायंगल टाइप का पूरा बन गया, ठीक है। ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है, ये वाला जो एंगल, यही एंगल आपका क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये एन है, और ये आपका क्या है? ये वाला आपका क्या है? आर, रिजल्टेंट आर है, और ये क्या है आपका? ये एफ एफ है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको हम मैक्सिमम वही बोले हैं, क्या है? एफ एफ है, लिख नहीं पाएंगे ऐसे।
ठीक है, ये आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ठीक है, जब ये आपका क्या है, थीटा है। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी। ठीक है, यानी p क्या परपेंडिकुलर, यहाँ पे जो इसका सामने वाला जो होता है वो लंब। ठीक है, तो ये क्या है आपका लंब, इसका क्या होगा, एफ एफ, वही आया है एफ एफ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी एफ एफ मैक्स। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है पी बाई बी यानी आधार, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, डब्लू के बराबर होता है, एन किसके बराबर होता है, डब्लू के बराबर होता है। तो नीचे में आ गया डब्लू, ये फॉर्मूला यहाँ से आपका डिराइव हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ एफ मैक्स अपॉन डब्लू। ठीक है, इसको ये समझ में आया सब लोगों को, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, किसी को डाउट इसमें। नहीं सर। अरविंद, जी सर। कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर, नहीं। ठीक है, और ये होता है आपका जो एफ एस मैक्स अपॉन डब्ल्यू, ये होता है म्यू के बराबर, जैसा अभी आप पहले पढ़ चुके हैं पहले वाले स्लाइड में। ठीक है, ये म्यू के बराबर होता है, आपको गुणांक हम पढ़ा चुके हैं, जैसे आप लास्ट स्लाइड में चल के देखिए कि पहले वाले स्लाइड में। ये देखिए, आपको 11 नंबर स्लाइड में घर्षण का गुणांक पढ़ा चुके हैं, जिसमें म्यू क्या होता है, एफ एफ अपॉन आर या डब्ल्यू। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे एफ मैक्स और नीचे डब्ल्यू था, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया, म्यू एस। एस क्यों लिखा, मतलब स्टैटिक, ये आपका स्थैतिक घर्षण में ही आपका ये जनरेट होता है, आपका जो घर्षण करते हैं, इसलिए हमने एस नोटेशन दिया, नोटेशन का काफी ध्यान रखें। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है विराम का कोण, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो आवाज थोड़ा सा मत कीजिए, प्रॉब्लम हो जाएगी इससे। जिन लोगों को जब पूछना होगा तो फिर हम पूछ लेंगे। ठीक, ये आपका क्या है, विराम का कोण, एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या होता है, अब तक जो हम बात कर रहे थे एक समतल बॉडी की बात कर रहे थे, अब हमारे केस में आएगा एक नत समतल, मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन आएगा। एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक बॉडी रखी हुई है, आप कभी देखते होंगे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप ही के सामने में हमने, ये आपका है सरफेस है, इसको हम हल्का इंक्लाइन कर दिए, देखिए इसको इंक्लाइन कर रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोग, ये इंक्लाइंड है, अब ये प्लेन नहीं रहा, इंक्लाइंड प्लेन हो गया। लेकिन अभी भी आप मोबाइल को देखें कि मोबाइल क्या है, रुका हुआ है, मोबाइल अभी भी रुका हुआ है। ठीक है, हम और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, अभी भी मोबाइल पर क्या है, रुका हुआ है, और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, मोबाइल रुका हुआ है, और थोड़ा बढ़ा रहे हैं, मोबाइल रुका हुआ है, और थोड़ा बढ़ा रहे हैं मोबाइल, लेकिन अब मोबाइल स्लाइड कर गई। क्यों, कैसे स्लाइड कर गई, क्योंकि हम धीरे धीरे कोण बढ़ा रहे थे, तो वह कोण मतलब जब यहाँ पे रखी हुई थी तो अभी भी क्या है, स्थिर है मोबाइल, लेकिन अभी भी ये ग्राउंड से कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, क्योंकि इंक्लाइंड है, ये जो है इंक्लाइंड है, ये कुछ ना कुछ एंगल ग्राउंड से बना रही है। वह न्यूनतम, वह अधिकतम कोण, ठीक है, जिस समय जब इसको हम बढ़ा रहे हैं तो कोण का वह अधिकतम मान, जब यह मोबाइल इससे फिसलने लगे, ठीक है, वह वाला जो एंगल कहलाएगा वही एंगल होगा रिपोर्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं विराम का कोण, नाम ही है विराम, मतलब वह कोण जब तक वस्तु आपकी विराम में रहे, आप सिंपल भाषा में अगर समझ सकते हैं, सिंपल शब्दों में, तो इसे समझ सकते हैं कि कोण का वह अधिकतम मान जो वस्तु को विराम में रहने दे। ठीक है, जब वस्तु विराम में नहीं रही, वस्तु फिसल गई, तब क्या कहलाएगी वो, आपका विराम कोण नहीं कहलाएगी, मतलब जब वस्तु प्रिपेयर हो रही है जिस समय गिरने के लिए, उस समय जो अधिकतम जो मैक्सिमम एंगल का जो वैल्यू होगा वही कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, विराम का कोण। ठीक है, इसमें किसी को डाउट। नो सर, कोई डाउट नहीं।
सर अनम्यूट कर रखा है अपने आप को। हाँ जितेंद्र सही बोल रहे हैं। सर ने आपको अनम्यूट कर दिया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हैं। अभी आ रही है आवाज? जी सर। सर हाँ सर हम ये पूछ रहे हैं कि अब तक जो आपको पढ़ाया गया उसमें कोई डाउट जी सर नहीं। किसी लोगों को नहीं है? जी सर नहीं। वेरी गुड है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बताओ अरुण? एंगल ऑफ फ्रिक्शन कोई डाउट नहीं है। डाउट तो नहीं है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जी सर मतलब जब तक कोई मतलब इसको पढ़ो। वो मतलब नीचे से हमारे उसी को मतलब फ्रिक्शन कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमारे स्क्रीन पे दिख रहा होगा घर्षण का कोण। जी सर। देखो क्या ठीक है। हाँ एंगल ऑफ रिपोज भी समझ में आ गया, विराम का कोण सभी लोगों को। जी ठीक है। अब एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, सबको हम लोग समराइज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग एक दो प्रॉब्लम लगाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा खत्म ही है, इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट आपको देना नहीं है प्रैक्टिस। जितना आपको पढ़ाना था उतना आपको बता दिया था। तो हम लोग स्टार्टिंग से एक बार हम सबको अभी अनम्यूट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। स्थैतिक घर्षण जब दो बॉडी संपर्क में आती है तो वस्तु के द्रव्यमान के कारण नीचे की दिशा में बल लगता है, जो वस्तु के वजन के बराबर होता है, जो हम लोग पहले स्लाइड से देखते आ रहे हैं। ठीक है, क्या होता है उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी वस्तु या जो सतह है, ठीक है, या तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे है या कोई बॉडी किसी सरफेस पे है, जो भी है, या तो बॉडी हो या सरफेस हो, वह ऊपर की दिशा में एक लंबवत बल लगाता है, जिसे हम अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, अभिलंब प्रतिक्रिया एन के नाम से नोट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको कहीं पे आर से दिखाता है, कहीं कुछ से दिखाता है, हमने जो पूरे के पूरे इसमें एन डोनेट किया। ठीक है, एन एन आप आर से भी डिनोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम जिस दिशा में बल लगाते हैं, मतलब जिस दिशा में हम चाहते हैं कि बॉडी मूव करे, हमारी टेंडेंसी होती है कि बॉडी को उस दिशा में हम मूव कराएं, ठीक उसकी विपरीत दिशा में संपर्क सतह द्वारा हमारे बल का एक सीमा तक विरोध होता है। काफी साफ साफ शब्दों में हमने लिखा है, ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको आप पढ़ के भी समझ सकते हैं बहुत ही आसान। उसकी विपरीत दिशा में संपर्क सतह द्वारा हमारे बल का एक सीमा तक, इसकी एक सीमा है, और जिस सीमा तक विरोध होता है, जो अधिकतम सीमा है, वही कराता है आपका सीमांत घर्षण। ठीक है, अभी आपको जो थोड़ा देर पहले हमने अभी क्लियर किया, जिस अधिकतम सीमा तक हमारे बल का विरोध होता है वह सीमांत घर्षण है। सब कुछ कम साफ शब्दों में लिखा है, अर्थात सीधे शब्द में समझे तो सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, जो बार बार हम चिल्ला है। ऑब्जेक्टिव में इस पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि इतना चिल्लाए हैं तो क्वेश्चन बनता ही है। फिर है
अब अतः अब तक जो हमने पढ़ा उससे स्पष्ट है कि स्थैतिक घर्षण शून्य, मतलब शून्य से, ठीक है, शून्य कब होगा? जब वस्तु पे हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं उसको रिलेटिव मोशन में लाने की, ठीक है, उस समय शून्य होगा। फिर अधिकतम सीमा कब होगी? सीमांत घर्षण बल, ठीक है, जब हमारे द्वारा लगाया गया बल और जो बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही थी उसकी मैक्सिमम सीमा को रीच कर जाए, उससे ज्यादा ना बढ़ा पाए, वो होगी अधिकतम सीमा, ठीक है, वही कहलाती है सीमांत घर्षण। इन दोनों के बीच में लाई करती है, ठीक है, यानी जीरो से लेके एक अधिकतम सीमा के बीच में क्या करती है? कभी जीरो, कभी एक, कभी दो, कभी 2.5 पे जाके रुक जा रही है। जो हमने फिगर लिया उसी के अनुसार हम आपको डाटा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट होती है, एक सीमा पे जाके रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि उसका मान बदल रहा है मेरे लाल, कभी जीरो था, कभी 0.5 हुआ, कभी 1 हुआ, कभी 1.5 हुआ, कभी 2 हुआ, कभी 2.5 हुआ, कभी कुछ हुआ, एक सीमा पे जाके फिर रुक गया। मतलब क्या है? एक पॉइंट से एक पॉइंट, मतलब इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्थिर तो नहीं, इतना पता चल रहा है। इतना समझने के बाद हमें इतना समझ में आ रहा है कि नाम ही स्थिर है, नाम ही स्थैतिक घर्षण है, लेकिन ये स्थिर है नहीं, नाम के बिल्कुल उल्टा है। जैसे कुछ लोग होते हैं, नाम बहुत अच्छा होता है लेकिन उनका जो कर्म होता है वो काफी खराब होता है, उसी तरीके से इसके साथ भी नाम है स्थैतिक घर्षण, मतलब क्या? स्थिर, ठीक है, जब बॉडी स्थिर रहेगी तो ही लगता है ये, और इसका मान जो है वो स्थिर नहीं है, वेरिएबल है, बदलता रहता है। और गतिज में क्या होता है? नाम है गतिज, लेकिन उसमें फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? फिक्स, वो नहीं बदलता। बिल्कुल उल्टा चीजें हैं, और इसको एकदम बहुत ही आपको, हमको नहीं लगता किसी को डाउट हो रहा होगा, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि हमने लिख भी दिया है। आपको जो बहुत लोगों को सुनने में नेट की वजह से वॉइस में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो आप इसको पढ़ सकते हैं लास्ट में, जब ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है तो आज हम इसका PDF फॉर्म में इसको भेज देंगे सभी लोगों के पास, ठीक है, ताकि कोई नोट नहीं कर पाए हो क्लास के टाइम में, बुक्स वगैरह, कॉपी वगैरह आप आसानी से देख, ठीक है। अब आगे इसमें देखिए क्या बोलता है। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो मैंने बोला उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या है? सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है। सापेक्षिक गति का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मतलब क्या? सरफेस है और ये बॉडी है, इसके दोनों में रिलेशन, मतलब मोशन करना चाहता है, तो मोशन कर तो नहीं पाता लेकिन चाहता है, प्रवृत्ति होती है, तभी तो घर्षण आएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है पर वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, वस्तु चल नहीं पाती, ठीक है। चर राशि है, चर अचर आपने पढ़ा होगा, कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है, तो चर राशि है, मतलब क्या है? ये वेरिएबल है, अचर नहीं है, चर है, वेरिएबल है, मतलब इसका मान क्या है? बदलता रहता है, शून्य से लेके एक सीमा है, ठीक है, वहां तक बदलता रहता है। स्व समायोज्य होती है, मतलब जीरो से लेके उस सीमा तक अपने आप एडजस्ट करती है, ठीक है, सेल्फ एडजस्टिंग, ठीक है, वही लिखा हुआ है वेरिएबल सेल्फ एडजस्टिंग, इंग्लिश में लिख दिया है अगर किसी को हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा। फिर क्या है? ये एफ एस का मतलब होता है स्थैतिक घर्षण, ठीक है, हमने लिख दिया है नीचे, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा इसलिए हमने लिख दिया है। एफ एस का मतलब क्या है? स्थैतिक घर्षण। और एफ एल का क्या मतलब है? सीमांत घर्षण। एल का मतलब क्या? लिमिटिंग, मतलब एक लिमिट है, एक सीमा है, इसलिए एल से डिनोट किया गया है, लिमिटिंग। एफ एल का मतलब है सीमांत घर्षण। इस इक्वेशन को समझने का प्रयास कीजिए सभी लोग। ये इक्वेशन क्या कह रहा है? जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बड़ा ही हो, बराबर का भी चिन्ह लगा है मेरे लिए, इसको ध्यान से देखिए। जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा। और फिर क्या है आगे? एफ एल, व्हाट इज एफ एल? एफ एल आपका सीमांत घर्षण, यानी अधिकतम सीमा इसकी स्थैतिक घर्षण की, उसकी अधिकतम सीमा को सीमांत घर्षण के नाम से हम जानते हैं। उससे क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। इससे पता चल गया कि जब बराबर हो गया तो क्या है आपका? एफ एस और एफ एल दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन एफ एल क्या है? एफ एस का अधिकतम मान है, इसीलिए एल डिनोट किया है, लिमिट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको अंग्रेजी में पढ़ा जाता है। और एन क्या होता है? एन आपका होता है, ये जो फॉर्मूला है, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण का गुणांक,
यहाँ लिखा हुआ है म्यू एस क्या है, स्थैतिक घर्षण का गुणांक। बार बार हम बोल रहे हैं स्थैतिक घर्षण का गुणांक म्यू एस से, और म्यू के से रिलेट करेंगे गतिज घर्षण का गुणांक म्यू के से। क्वेश्चन जब हम देंगे तो उसमें म्यू एस भी वैल्यू देंगे, म्यू के भी देंगे। कैसे आप कहाँ यूज करेंगे, किसको समझना है कंसेप्ट। तो इतना प्रॉब्लम कराएंगे, कल के क्लास में कम से कम हम टारगेट रखे हैं 20 प्रॉब्लम सॉल्व करने, ठीक है, जो फ्रिक्शन के हर एक पार्ट्स को टच कर जाएगा। और ये 20 प्रॉब्लम का जो टाइप आप कल सीखेंगे, इसके अलावा आपके लेवल पे इससे बाहर के क्वेश्चन पूछने के किसी की औकात नहीं, ठीक है। इससे कहीं बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकते। डाटा चेंज हो सकता है, डायग्राम चेंज हो सकता है, बट टाइप चेंज नहीं हो पाएगा प्रॉब्लम का। तो ये 20 प्रॉब्लम मैंने तैयार कर लिया है, आज नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी फिनिश्ड होने वाला है, ठीक है। और जूम आजकल आगे बढ़ नहीं रहा है, कॉलेज पे जाके ऑटोमेटिक को बंद कर देगा, ठीक है। तो आज हम ये कंसेप्ट समझ लेते हैं, कल सीधे प्रॉब्लम पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पीडीएफ फॉर्म में आज ये ग्रुप में डाल देंगे, ताकि आप लोग आराम से इसको स्टडी भी कर लें। कुछ अगर नोट ना कर पाए हो तो स्टडी कर लें। वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है, कल का क्लास का अपलोड किया जा चुका है, आज का भी नाइट तक कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये है स्थैतिक घर्षण, एन लिखा है अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन होता है, न्यूएस स्थैतिक घर्षण गुणांक होता है, ठीक है। ये जो एफ एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन के, ठीक है, पहले पढ़ा चुके हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है, समानुपाती होता है उसका। और म्यूएस क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लगने से इक्वलिटी साइन आ जाता है बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि आज रिवाइज तो कम से कम सारांश तो खत्म कर ही ले पूरा, ठीक है। फिर क्या है, गतिज घर्षण। गतिज घर्षण क्या बोल रहा है, पढ़िए उसको। जब वस्तु पर हमारे द्वारा लगाया गया बल संपर्क सतह पर उत्पन्न सीमांत घर्षण बल, ठीक है, ध्यान से दीजिएगा, सीमांत घर्षण बल। सीमांत घर्षण बल क्या, स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा, वह सीमा जब बॉडी जो है अब अपने आप को अपोज नहीं कर पा रही थी सरफेस पे, ठीक है, वह सीमा ही सीमांत घर्षण बल है। ये मान से अधिक हो जाता है, जाहिर सी बात है, जब अधिक होगा तभी गति में आएगी, और जब गति में आएगी वस्तु तभी गतिज घर्षण का कंसेप्ट आएगा बीच में, ठीक है। नहीं तो क्या आएगा, स्थैतिक घर्षण लगता रहेगा, गतिज घर्षण लगेगा ही नहीं जब बॉडी मोशन में नहीं आएगी। तो सीमांत घर्षण बल के मान से जब अधिक हो जाएगा आपके द्वारा लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स, तब क्या है, वस्तु विराम अवस्था से गति में आ जाती है। सबको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। और संपर्क सतहों के बीच, जो संपर्क सतह हैं, दोनों के कॉन्टैक्टिंग सरफेस हैं, उनके मध्य घर्षण, गतिज घर्षण कार्य करने लग जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है उनके बीच। जो अब तक स्टैटिक फ्रिक्शन था, अब काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है। अब तक क्या था, फ्रिक्शन का मान 0 से लेके एक सीमा तक, यानी सीमांत घर्षण बल तक आपका क्या हो रहा, चेंज हो रहा था, कभी 1 न्यूटन, कभी 2 न्यूटन, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन अब क्या है, फ्रिक्शन का मान कांस्टेंट हो जाएगा और फ्रिक्शन का मान नहीं बदलेगा। इस चीज को ध्यान से समझना, स्थैतिक घर्षण में फ्रिक्शन का मान बदलता रहता है, गतिज घर्षण में फ्रिक्शन का मान कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। सतहों के बीच गतिज घर्षण कार्य करने लग जाता है, जो कि सापेक्षिक गति का विरोध करता रहता है, ठीक है। ये भी नहीं चाहता कि गति होती रहे, विरोध करता रहता है, लेकिन विरोध करने की क्षमता क्या रहती है, स्थिर रहती है, वो घट बढ़ नहीं होती है। लेकिन स्थैतिक घर्षण में क्या होता था, घट बढ़ हो रही थी, अपने आप को एडजस्ट कर रहा था। लेकिन गतिज घर्षण में विरोध करती है, चाहती है कि मोशन रोक दे, लेकिन एक ही अमाउंट से करती है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। प्रॉब्लम जब आएगा तो आप लोग बहुत चीजें क्लियर होंगी प्रॉब्लम में। जो लोग समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ पा रहे हैं उनको भी समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। आप धैर्य बनाए रखिए कल तक के लिए, कल आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जब मैं इसे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। फिर क्या है, इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखा है 4 पॉइंट्स में, उसको देख लें। सापेक्षिक गति होती है, मतलब रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन होगा, इसका मतलब क्या है, वस्तु गति में। रिलेटिव रिलेशन कब निकालेंगे, दो के बीच का रिलेशन निकलेगा ना, जब चल रहा है तभी होगा आपका रिलेटिव मोशन। फिर क्या है, अचर राशि होती है। अचर मतलब क्या, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है इसका वैल्यू। अर्थात एक बार वस्तु के गति में आने पर घर्षण का मान स्थिर होता है। बहुत ही चीज हमने लिख दिया है साफ साफ। फिर क्या है, एफ के, अभी एफ एस था पिछले स्लाइड में, ध्यान देना, यहाँ एफ के यानी काइनेटिक फ्रिक्शन, गतिज घर्षण आ गया मेरे लाल। गतिज घर्षण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिलंब
अविलंब प्रतिक्रिया एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, फिर क्या है आपका एफ के, जब ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए क्या किए, कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट लाएंगे, न्यू के लाएंगे। न्यू के क्या है, गतिज घर्षण का गुणांक। ठीक है, न्यू के क्या है, गतिज घर्षण का गुणांक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे। ठीक है, टाइम भी हमारा लगभग ओवर होने वाला है, तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी जल्दी से। सबको अनम्यूट कर दिए हैं, सभी लोग अनम्यूट हो चुके हैं। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट हो किसी को तो। जितेंद्र, जी सर। डाउट? सर हम थोड़ा देर में आए थे, क्लास अटेंड नहीं हो पाई है, काम था थोड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम वीडियो देख लेंगे, वो समझ जाएंगे सर। वीडियो हम शेयर कर देंगे। ठीक है, वीडियो भी शेयर कर जी देंगे, सर। इसको पीपीटी को पीडीएफ फॉर्म में भी ठीक है। जी हमने जितना चीज हमने बोला है, हमने प्रयास किया है, उसको मैंने लिख भी दिया है, ताकि अगर कोई मिस कर जाए, वीडियो भी ना देख पाए तो पढ़ के भी समझने का प्रयास कर सकता है, लेकिन वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, वहाँ पे देख सकते हैं। और जी सर। अजय, यस सर। अजय कोई डाउट? नहीं, सबदम कोई डाउट? दूर होगा जब। ठीक है, तो कल इसका प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रॉब्लम हमारा भी अपनी बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, इसका प्रॉब्लम 20 प्रॉब्लम दिया है, तो कम से कम कल 20 प्रॉब्लम टारगेट सभी 3 बजे से लेकर 3 के बीच में प्रॉब्लम जाते हैं। प्रॉब्लम होगा तो 5 हो जाता है, लेकिन मोस्टली 3 बजे तक हो जाता है। तो आप लोग भी शार्पली ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि कल का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर कम से कम 20 क्वेश्चन सर तक। सर हेलो वॉइस ही नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? हेलो सर। हाँ बताओ। सर हेलो, हेलो सर, एक डाउट है। हाँ डाउट है, बताओ। सर सापेक्षिक की प्रवृत्ति मुझे समझ नहीं आ रहा। किसका नहीं समझ में आ रहा है? सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है। सापेक्षिक गति क्या बोल रहे हो? सापेक्षिक गति सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है, ये समझ में नहीं आ रहा। बता रहे सभी लोग। सापेक्षिक गति क्या होता है? रिलेटिव मोशन, मतलब दो बॉडी के बीच में एक रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, रिलेटिव मोशन को हम समझाने जा रहे हैं। सापेक्षिक गति यही होती है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिलेटिव मोशन। तो आपका स्टैटिक घर्षण जो है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, उस केस में क्या होता है, प्रयत्न होता है। तो रिलेटिव मोशन करने का हम प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। बट गतिज घर्षण के केस में क्या होता है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, ऑलरेडी रिलेटिव मोशन चल रहा होता है, तभी तो गति में। ठीक है, ये होता है रिलेटिव मोशन। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि सापेक्षिक गति की प्रवृत्ति होती है बस। सभी लोग एक हो जाओ, इसको बोलो बोलो तुम बोलो। बोलो जी, गौतम जी सर। बोलो बोलो, क्या डाउट है? जी सर, यही